Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the editorial. So let me give you an overview of the today's session. Okay, first we'll discuss this article which is on Azerbaijan and Armenia. ठीक है, देन ऑफ कोर्स मैंने कुछ पिक्चर्स को ऐड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, हम उसे भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने ये सारे पिक्चर्स को ऐड किया है. देन हम वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे, नो डाउट. एंड ये रहा आपका आर्टिकल. आफ्टर दिस ये आपका सेकेंड आर्टिकल है जो कि कावेरी का जो वाटर डिस्प्यूट चल रहा है कर्नाटका और तमिलनाडु के ऊपर, ये वाला आज आपका सेकेंड आर्टिकल है. सो इफ़ टाइम परमिट्स ये वाला आर्टिकल भी मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा. ठीक है, आज के दोनों ही आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. क्यों? बिकॉज अभी जो रिसेंटली IBPS PO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो RC देखी गई थी उसमें ऐसे ही एक क्वेश्चन, उसमें RC का जो कंटेंट था वो ऐसा ही था कि कोई एक कंट्री X है जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है फूड की. ठीक है, तो उस प्रॉब्लम के बेसिस पे पूरा RC बनाया गया था. तो यस, कावेरी वाटर डिस्प्यूट भी आपका दो स्टेट्स के बीच में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर है. एंड जो फर्स्ट वाला आर्टिकल है आपका अज़रबैजान और आर्मेनिया के ऊपर, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है. तो यस, दोनों ही आर्टिकल को हम पढ़ने का कोशिश करेंगे. फर्स्ट आर्टिकल तो हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, सेकेंड आर्टिकल इफ़ टाइम परमिट्स मैं ब्रीफ कर दूंगा, नहीं तो आप खुद से पढ़ लेना. ठीक है, सो यस, लेट्स बिगिन. वॉर इन काउकासस. ठीक है, काउकासस ये आपका एरिया है. काउकासस को कौन सा रीजन, एरिया हम कहेंगे एक रीजन है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं वो, ये आपका आर्टिकल पे नहीं है, ये मैंने खुद से एडिशनली आपके लिए ये डाला है ताकि आपको समझ में आ जाए ये वाली स्लाइड. ठीक है, तो द काउकासस अ माउंटेनस इस्थेमियस ऑफ लैंड. तो एक लैंड है, माउंटेनस लैंड है, सैंडविच्ड बिटवीन, सैंडविच मतलब किन्हीं दो सीज के बीच में. किसके बीच में है? ब्लैक सी और द कैप्सिकन सी. ठीक है, ये आपका कैप्सिकन सी हो गया, ये ब्लैक सी हो गया, और ये जो पूरा फिर रीजन कहलाएगा ना, ये रीजन आपका क्या कहलाएगा? काउकासस रीजन. ठीक है, काउकासस रीजन, हम इसको काउकासस रीजन कहेंगे. इसमें कौन से कंट्रीज़ आती हैं? रशिया आता है, जॉर्जिया आता है, ठीक है, अज़रबैजान आता है. ठीक है, ये अज़रबैजान हो गया, आर्मेनिया हो गया, तुर्की हो गया और ईरान हो गया. ठीक है, तो इन कंट्रीज़ को हम काउकासस रीजन कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वार चल रहा है, किन के बीच में चल रहा है वॉर? आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच पे वॉर चल रहा है. ठीक है, तो उसके ऊपर आज आपका आर्टिकल है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच पे. ठीक है, कौन सा कैसे वॉर हो रहा है, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं वो आपको बताएंगे. ठीक है, अज़रबैजान शुड रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ द आर्मेनियन पॉपुलेशन. तो आर्मेनिया का जो पॉपुलेशन है ना उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए अज़रबैजान को. ठीक है, अज़रबैजान को किसको रिस्पेक्ट करना चाहिए? जो पॉपुलेशन है ना आर्मेनिया की, उसकी ऑटोनॉमी की, मतलब उनके फ्रीडम की. ऑटोनॉमी इज़ फ्रीडम, उनके फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना चाहिए. ठीक है, तो किस चीज़ से क्या ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों स्टार्ट हुआ है और ऑथर ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आगे आपको पता चलेगा. ठीक है, ओके, तो ये आपका एक एरिया है नगोर्नो कराबख करके. ठीक है, इस एरिया पे अज़रबैजान ने वॉर कर दिया है. ठीक है, ये बाउंड्री है. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये वाला ब्लू कलर का लाइन, ये इनकी बाउंड्री है. ठीक है, अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में, ये राइट साइड पे अज़रबैजान है, यहाँ पे आर्मेनिया है. ठीक है, और ये बॉर्डर पे स्थित है ये वाला रीजन नगोर्नो कराबख. तो अज़रबैजान ने अब इस पे इन्वेड कर लिया है. ठीक है, यहाँ पे बमबारी कर रहा है, यहाँ पे अपने मिलिट्री फोर्सेस को लगा दिया है. तो कैसे वो सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है वो आपको पता चलेगा. ठीक है, पर नगोर्नो कराबख यहाँ पे आता है बॉर्डर एरिया पे. ठीक है, ये दिखाने के लिए मैंने आपको ये स्लाइड रखी है. अब हम करते हैं वोकैबुलरी को. एनक्लेव, एनक्लेव आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है टेरिटरी. ठीक है, एक टेरिटरी का एक पोर्शन को, ठीक है, किसी भी एक रीजन को हम एनक्लेव कह सकते हैं, या फिर किसी भी एक रीजन के एक पार्ट को भी, किसी भी एक टेरिटरी को भी हम एनक्लेव कह सकते हैं. सराउंडेड बाय द लार्जर टेरिटरी हुज इनहेबिटेंट्स आर कल्चरली और एथनिकली डिस्टिंक्ट.
तो वो सपोज अब ये एक पूरा रीजन है और ये एनक्लेव है, तो यहाँ पे जो लोग हैं ना ये अलग होंगे और यहाँ के जो लोग हैं इनका कल्चर जो होगा ना वो अलग होगा। तो वो वही कह रहे हैं कि जो नगोर्नो कराबख में है ना, ये किससे सटे हुए हैं, अज़रबैजान से सटा हुआ है, आर्मेनिया से भी सटा हुआ है। यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ का जो कल्चर है ना वो इन दोनों से अलग है। दैट इज़ व्हाट दे वांट टू से। ठीक है, हम उस एरिया को हम एनक्लेव कहते हैं। ठीक है, तो नगोर्नो कराबख का क्या चीज़ हुआ था वो आपको आगे बताएंगे आर्टिकल पे, बट इतना समझ लो आप, अ प्लेस और ग्रुप दैट इज़ डिफरेंट इन कैरेक्टर फ्रॉम दोस सराउंडिंग इट। सराउंड मतलब जिससे वो सटा हुआ है उससे वो रीजन अलग होता है, हम उसे एनक्लेव कहते हैं। रेफरेंडम ये आपका नाउन होता है। रेफरेंडम क्या होता है? अ जनरल वोट बाय द इलेक्टोरेट ऑन द सिंगल पॉलिटिकल क्वेश्चन दैट हैज़ बीन रेफर्ड टू देम फॉर अ डायरेक्ट डिसीजन। तो किसी डिसीजन को लेने के लिए जब जनता से उनकी राय पूछी जाती है, उस पे उनका ओपिनियन मांगा जाता है और उस पे पोल होता है जब, ठीक है, उस पर एक जनरल वोट होता है, लोग वोट देते हैं कि हाँ हमें ये डिसीजन सही लगता है, आप इसे पास कर दो, नहीं हमें ये डिसीजन सही नहीं लगता है, तो वो कहते हैं कि वो क्रॉस पे वोट कर देते हैं कि हमें ये डिसीजन पसंद नहीं है। तो किसी एक डिसीजन को लेने के लिए जब उनसे उनका ओपिनियन लिया जाता है जनता का, हम उसे रेफरेंडम कहते हैं। ठीक है, फिर वो अगर पारित हो जाता है, जो भी उसका रिजल्ट होता है वो इम्प्लीमेंट करना होता है इन लोगों को। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं रेफरेंडम। जैसे ब्रिटिश का जो ब्रिटिश का जो अलग होने का रेफरेंडम ब्रिटिश ने जाहिर किया था ईयू से अलग होने का, ब्रेक्सिट वाला, तो हम उसे रेफरेंडम के, हमने एडिटोरियल में पढ़ा था ना कि एक रेफरेंडम यूके में जारी किया गया था, वहाँ पे उनके लोगों से सलाह ली गई थी, तो लोगों ने कहा था कि हाँ एग्ज़िट हो जाना चाहिए, तो फिर वो एग्ज़िट हो गए थे, तो वो क्या हो गया था, ब्रेक्सिट हो गया, ब्रिटेन का ईयू से अलग हो जाना, हम उसे रेफरेंड। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक रेफरेंडम पास हुआ था नगोर्नो कराबख रीजन का कि वो अज़रबैजान से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर अलग हो जाएंगे, तो अलग हो गए, फिर आर्मेनिया गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो उन्हें सपोर्ट करते थे, तो आर्मेनिया गवर्नमेंट ही इन शॉर्ट नगोर्नो कराबख रीजन पे कंट्रोल रखती थी, वो चलता था। अब अज़रबैजान क्या कह रहा है, आप अलग तो हुए थे रेफरेंडम से, पर अब ना ये एरिया तो हमारा ही है, तो आपको हमारे कंट्रोल में ही आना पड़ेगा। इसीलिए अज़रबैजान ने बम ब्लास्ट, बमबारी और ये सब वॉर वगैरह ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये जो नगोर्नो कराबख के जो लोग हैं ना, इन्होंने रेफरेंडम किया था, ठीक है, कि हम, ये पहले अज़रबैजान में था, ठीक है, ये अज़रबैजान की इस टेरिटरी में आता था। ठीक है, फिर इन्होंने रेफरेंडम पास कर लिया और ये अलग हो गए, तो इन्होंने अपना अलग टेरिटरी बना लिया। अलग टेरिटरी बना लिया तो इनके पास में आर्मेनिया था, तो आर्मेनिया की गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करने लगी और ये भी सही से रह रहे थे। पर अब अज़रबैजान कह रहा है कि ये एरिया हमारा है, आप हमारे कंट्रोल पे आ जाओ। सो अब इन दोनों कंट्रीज़ के भी, अब जब आर्मेनिया से कंट्रोल कर रही थी तो ये आर्मेनिया का पार्ट हो गया, तो अब फिर आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में अब लड़ाई स्टार्ट हो गई, ये पूरा इशू है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लॉकेड। ब्लॉकेड आपका एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी भी जगह को सील ऑफ कर देना, मतलब उसे बंद कर देना, टू प्रिवेंट गुड्स और पीपल फ्रॉम एंटरिंग और लिविंग, वहाँ से पास ना होने देना, ना ही अंदर आने देना, ना ही बाहर आने देना किसी भी जगह से, तो हम उसे ब्लॉकेड कहेंगे। ठीक है, तो अज़रबैजान ने नगोर्नो कराबख को ब्लॉक कर दिया था, वहाँ से ना ही कोई आ सक रहा था, ना ही कोई जा सक रहा था। वो आपको आर्टिकल पे पता चलेगा कैसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ सेपरेटिस्ट। सेपरेटिस्ट आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु सपोर्ट द separation of a particular group of people from a larger body on the basis of ethnicity. ethnicities उनकी जो उनका जो रिलीजन होता है, ठीक है, उनकी जो जाति होती है, तो जाति पाति के आधार पे या फिर रिलीजन के या फिर जेंडर के ऊपर जब कोई भी एक व्यक्ति सपोर्ट करता है कि हाँ हाँ इन्हें तो अलग हो जाना चाहिए, तो जो इस बात को सपोर्ट करता है हम उसे सेपरेटिस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू आपका एक लैटिन फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब करंट स्टेट ऑफ अफेयर, जो अब की सिचुएशन है, जो है जैसी है उस सिचुएशन को, अब करंटली क्या चीज़ चल रहा है, हम उसे स्टेटस क्यू कहते हैं। ठीक है, सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस या फिर साइंटिफिक या फिर मिलिट्री यूज़ में जो प्रेजेंट सिचुएशन है जैसे को तैसा है,
ठीक है, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं किए जा रहे हैं, उस सिचुएशन को हम स्टेटस क्यो कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज जेनोसाइड। जेनोसाइड आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है डेलिबरेट। डेलिबरेट इज जानबूझ के किसी को, डेलिबरेट इज जानबूझ के, तो किलिंग, तो जानबूझ के जब किसी को मारा जाता है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कई सारे लोगों को मारा जाता है जानबूझ के, फ्रॉम अ पर्टिकुलर नेशन और एथनिक ग्रुप, किसी भी एक कंट्री के लोगों को या फिर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को, एथनिक इज कम्युनिटी, तो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ग्रुप को मारा जाता है विद द एम ऑफ डिस्ट्रॉइंग दैट नेशन, उस नेशन को ख़त्म करने के लिए या फिर उस ग्रुप को ख़त्म करने के लिए जब उन पे मास किलिंग्स की जाती हैं हम उसे जेनोसाइड कहते हैं। ठीक है, अब हम आर्टिकल को रीड करते हैं। अज़रबैजान्स ब्रिस्क मिलिट्री रिकैप्चर ऑफ नगोर्नो कराबख, तो अब अज़रबैजान के मिलिट्री ने फिर से रिकैप्चर, पहले उन्होंने उनके अंडर में था अज़रबैजान के, अब फिर से उन्होंने कैप्चर कर लिया, इसीलिए रिकैप्चर। ठीक है, तो मैंने कहा था ना मेमोरेंडम पास हुआ था, फिर तो अलग हो गए थे, तब फिर से अज़रबैजान ने अपने में कैप्चर कर लिया है नगोर्नो कराबख रीजन को, जो मैंने आपको दिखाया था मैप में। ठीक है, तो उस रीजन को अज़रबैजान की मिलिट्री ने फिर से कैप्चर कर लिया है। तो ये नगोर्नो कराबख क्या है? एन अर्मेनियन पॉपुलेटेड एनक्लेव, तो अर्मेनिया के जो लोग हैं वहाँ पे रहते हैं उस टेरिटरी में, एनक्लेव इज टेरिटरी, तो अर्मेनियन पॉपुलेटेड टेरिटरी विथ इट्स बॉर्डर्स, तो अर्मेनिया के बॉर्डर्स पे ये एक टेरिटरी है। शोज़ द चेंजिंग पावर डायनामिक्स, तो ये जो अज़रबैजान ने रिकैप्चर कर दिया है ना, ये दिखाता है। ठीक है, शोज़ ना इसके लिए लिखा है अज़रबैजान का मिलिट्री रिकैप्चर के लिए। ठीक है, ये रिकैप्चर कहाँ चला गया? ओके, सो दिस रिकैप्चर शोज़, मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क करना चाहिए था जैसे कि मैं अपने हर एक सेशन में करता हूँ, बट दैट्स फाइन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, शोज़ आपका सिंगुलर वर्ब है और रिकैप्चर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका प्रॉपर फॉलो हो रहा है। तो दिस रिकैप्चर शोज द चेंजिंग पावर डायनामिक्स इन द काउकासस, तो जो मैंने वो रीजन दिखाया था ना, जो 6 कंट्रीज़ थी, तो उन 6 कंट्रीज़ में जो पावर का जो पावर डायनामिक्स इज जो चीज़ें बदल रही हैं वो दिख रहा है। ठीक है, पहले अज़रबैजान की उतना पावर नहीं था, अब उनके पास पावर आ गया है। रशिया बहुत पावरफुल था पर अब रशिया का पावर जा रहा है, तो ये सारी डायनामिक्स, ये जो बदलाव हो रहा है ना, वो ये दिखाता है। ठीक है, नगोर्नो कराबख का जो ये रिकैप्चर हुआ है, ये रिकैप्चर इन सारे डायनामिक्स को दिखाता है। वेयर अमेरिकन, रशियन एंड टर्किश इंटरेस्ट्स कोलाइड, तो इस काउकासस रीजन में अमेरिका का, रशिया का और टर्की का जो भी मत हैं, वो इंटरेस्ट्स यहाँ पे जो उनके ओपिनियंस हैं वो वहाँ पे आके कोलाइड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब रशिया कुछ और कहता है इस इशू पे, टर्की कुछ और कहता है इस इशू पे, और फिर इसमें अमेरिका भी घुस गया है। अमेरिका तो काउकासस रीजन का पार्ट भी नहीं है, फिर भी वो इस मुद्दे में घुस गया है वो। ठीक है, तो द रूट्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट गो बैक, तो इस कॉन्फ्लिक्ट, इस झगड़े, इस फसाद की जो जड़ थी ना, ये कब का, ये कहाँ पे हमें ये लेके जाता है? गो बैक टू द फाइनल डेज ऑफ सोवियत यूनियन। फाइनल डेज ऑफ सोवियत यूनियन मतलब आपको जो पता था, रशिया पहले सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, USSR, है ना, फिर वो अलग हो गया, सोवियत यूनियन टूट गया, अलग अलग कंट्रीज़ बन गए, रशिया अलग हो गया, है ना। तो जब वो फाइनल स्टेज पे था सोवियत यूनियन, जब अलग पूरा ख़त्म होने वाला था, उस टाइम पे व्हेन द एनक्लेव्स मतलब उस टेरिटरी के जो मेजॉरिटी लोग थे, अर्मेनियन क्रिश्चियन पॉपुलेशन, तो नगोर्नो कराबख में कौन रहते थे? जो अर्मेनिया के क्रिश्चियन लोग थे वो उस एरिया में रहते थे। उन्होंने क्या किया? पॉपुलेशन हेल्ड अ रेफरेंडम टू ब्रेक अवे फ्रॉम शिया मेजॉरिटी अज़रबैजान, तो अज़रबैजान में शाहिया कम्युनिटी रहती है, उनसे इनको अलग होना था, है ना। पहले मैंने कहा था ना, नगोर्नो कराबख पहले अज़रबैजान में ही था, फिर इन लोगों को, ये जो अर्मेनियन क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, इनको अलग होना था अज़रबैजान में से, तो इन्होंने रेफरेंडम किया, मतलब एक जनरल वोट किया, अपने पब्लिक से पूछा कि क्या हम अलग होना चाहते हैं, तो हाँ, उन्होंने, पब्लिक ने कहा कि हाँ हम अलग होना चाहते हैं अज़रबैजान में, जहाँ पे शिया कम्युनिटी रहती है, तो हम उनसे अलग होना चाहते हैं, तो अलग हो गए वो लोग। ठीक है,
तो फिर आर्मेनिया में आ गए वो लोग अज़रबैजान से। अब वो जो नगोर्नो कराबख रीजन है ना, वो कहाँ पे आ गया, आर्मेनिया में आ गया। ठीक है, तो फिर तब से आर्मेनिया में ही वो पार्ट कहलाने लगा, आर्मेनिया का पार्ट ही वो कहलाने लगा। ठीक है, नगोर्नो कराबख वॉज देन रन बाय आर्मेनियन सेपरेटिस्ट। तो सेपरेटिस्ट कौन होते हैं, जो किसी भी ग्रुप को अलग करने का सपोर्ट करते हैं। तो ये जो ग्रुप अलग हुआ था अज़रबैजान में से, है ना, तो नगोर्नो कराबख जो सेपरेट हुआ था, उस सेपरेशन को सपोर्ट करते थे ना जो लोग, जो आर्मेनिया के लोग सपोर्ट करते थे इस सेपरेशन को, वो लोग ही नगोर्नो कराबख को चलाते थे, बैक्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया। मतलब जो कंट्री थी आर्मेनिया के, वही इनको चलाती थी, बस नाम के लिए कुछ सेपरेटिस्ट इन पे रूल करते थे। ठीक है, अनटिल रिसेंटली, अब तक, इस समय तक, कुछ समय तक, ठीक है, हाल ही के समय तक ऐसा चलता था। आर्मेनिया की गवर्नमेंट ही नगोर्नो कराबख को चलाती थी। इन 2020 फिर 2020 में क्या हो गया, अज़रबैजान बैक्ड बाय टर्की, बैक्ड बाय मतलब सपोर्टेड बाय, यहाँ पे बैक्ड का मतलब होता है सपोर्ट। तो अज़रबैजान ने टर्की के सपोर्ट से क्या किया, फ्रॉट आर्मेनिया, आर्मेनिया से इसने लड़ाई स्टार्ट कर दी। अज़रबैजान ने आर्मेनिया से लड़ाई स्टार्ट कर दी, और अज़रबैजान को किसने सपोर्ट किया, टर्की ने सपोर्ट किया। ठीक है, तो लड़ाई स्टार्ट हो गई। आर्मेनिया क्या है, अ रशियन ट्रीटी अलाय, तो रशिया का फ्रेंड है आर्मेनिया। ठीक है, तो ठीक है, ये इसका फ्रेंड है। एंड कैप्चर्ड मच ऑफ नगोर्नो कराबख, तो अज़रबैजान ने तुर्की के सपोर्ट से नगोर्नो कराबख का जो रीजन है ना, कई हद तक उस हिस्से को कंट्रोल कर दिया था 2020 में ही। ठीक है, द रशियंस देन डिड लिटिल मतलब ना के बराबर उसने हेल्प की आर्मेनिया की है, यहाँ ना, यहाँ पे उन्होंने लिखा था ना, आर्मेनिया रशिया का अलाय है, फ्रेंड है, अलाय इज फ्रेंड। तो फ्रेंड होते हुए भी रशिया ने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, आर्मेनिया की मदद नहीं की। ठीक है, डिड लिटिल मतलब ना के बराबर हेल्प की उस टाइम पे, बट ब्रोकर्ड, पर किस चीज़ को उसने, रशिया ने किस चीज़ को करके दिखाया, ए सीज़ फायर, एक सीज़ फायर को उन्होंने लाया। सीज़ फायर इज़ ना ही अज़रबैजान अब लड़ाई करेगा, ना ही आर्मेनिया लड़ाई करेगा, जो है अब उसे वहीं पे ख़त्म कर देंगे और बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सीज़ फायर इज़ लड़ाई बंद कर देंगे, जब तक इशू सॉर्ट नहीं हो जाता बातचीत करेंगे। तो ऐसा रशिया ने सीज़ फायर करवा दिया दोनों के बीच। दैट लेफ्ट स्टेपनकार्ट, नगोर्नो कराबख्स बिगेस्ट सिटी, इन द हैंड्स ऑफ लोकल्स। तो स्टेपनकार्ट क्या है, नगोर्नो कराबख रीजन का एक बहुत बड़ा शहर है। उस सीज़ फायर के वजह से क्या हो गया, अब लड़ाई तो बंद हो गई, फिर वहाँ के जो लोकल्स थे ना, उनके कंट्रोल में स्टेपनकार्ट आ गया। लड़ाई चल रही थी, कैप्चर कर लिया था स्टेपनकार्ट को भी, जो कि एक बड़ा सा शहर है नगोर्नो कराबख रीजन का। वो ना अज़रबैजान के पास चला गया था, फिर जब रशिया ने सीज़ फायर करवा दिया तो फिर से लोकल्स के पास में आ गया वो शहर, फिर से वहाँ के लोकल कम्युनिटी के पास आ गया। अब जो है ना, अब फिर 2023 में कुछ दिनों पहले ही इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अज़रबैजान ब्लॉकेडेड द लैचिन कॉरिडोर, तो एक कॉरिडोर होगा जो कि आर्मेनिया और बाकी कंट्रीज़ को वो जोड़ता होगा। तो अज़रबैजान ने तब क्या हुआ, सीज़ फायर में वो बड़ा शहर जो उन्होंने कैप्चर किया था वो आर्मेनिया के पास फिर से चला गया। तो इसका बदला लेने के लिए अज़रबैजान ने क्या किया, लाचिन कॉरिडोर है ना, उसको ब्लॉक कर दिया ना, आवाजाही वहाँ से बंद करवा दी। अब लाचिन कॉरिडोर क्या है, एक मेन रोड है जो कि कनेक्ट करता है नगोर्नो कराबख को आर्मेनिया से। ठीक है, तो उस है ना, आर्मेनिया, देखो आर्मेनिया के बेसिस पे ही नगोर्नो कराबख अलग हुआ था अज़रबैजान से, कि हमें आर्मेनियन गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। जो अब उनको कनेक्ट करने का जो रास्ता है, आप उसे ही बंद कर दोगे तो कैसे होगा, है ना। तो उसके वजह से क्या हुआ, लिविंग द 1,20,000 पॉपुलेशन ऑफ द एनक्लेव, तो उस एनक्लेव इस टेरिटरी, तो उस टेरिटरी में जो 1,20,000 लोग रहते थे ना, उससे उनको क्या हो गया, टू फेस माउंटिंग इज बढ़ती हुई, कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही है तो वो माउंटिंग है। ठीक है, माउंटिंग इकोनॉमिक मिजरीज, तो इकोनॉमिक इश्यूज आने है ना, वहाँ से आवाजाही बंद हो गई, तो आर्मेनिया गवर्नमेंट ना ही उन्हें फूड सप्लाई कर पा रही थी, ना ही उन्हें मेडिसिन सप्लाई कर पा रही थी, है ना, एक ट्रेड रिलेशन नहीं हो पा रहा था, लोग आवाजाही नहीं कर पा रहे थे, तो कैसे उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी। तो इसीलिए वहाँ के लोग को इकोनॉमिक मिजरीज इज प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। अज़रबैजान ने ब्लॉक कर दिया था।
वहाँ से लड़ाई तो बंद कर दी पर इस रीजन को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, अपने मिलिट्री को वहाँ पे लगा दिया। फेसिंग इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, तो इंटरनेशनली क्रिटिसिज्म मिला फॉर द ब्लॉकेड। अज़रबैजान को सारे देशों ने क्रिटिसाइज़ किया, क्रिटिसाइज उनकी निंदा की, ठीक है। अज़रबैजान प्रॉम्प्टेड टू लिफ्ट इट, प्रॉमिस्ड टू लिफ्ट इट, तो फिर अज़रबैजान ने प्रेशर में आके प्रॉमिस किया कि हाँ ठीक है हम इसको लिफ्ट कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। बट एस्टैब्लिश्ड अ चेक पॉइंट, पर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम ब्लॉक को ख़त्म कर दें पर हम एक चेक पॉइंट रखेंगे, ठीक है। एक चेक पॉइंट होता है ना, आपने देखा होगा 2 स्टेट्स के बीच में एक चेक पॉइंट होता है, जहाँ पे भी जब भी गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट के लिए जाने होते हैं यहाँ पे चेक होता है, फिर सभी चेक करके ही वो आगे भेजते हैं। तो वैसे ही इन्होंने अज़रबैजान ने अपना एक चेक पॉइंट कर दिया वहाँ पे, कंटिन्यूइंग टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ गुड्स एंड मेडिसिन, पर उन्होंने मतलब चेक पॉइंट के ज़रिए अज़रबैजान ने अपने हाथ में ही वहाँ पे कंट्रोल रखा, वहाँ के गुड्स का मेडिसिन का सभी अपने हाथ में ही उसने कंट्रोल रखा। लास्ट वीक, तो पिछले हफ्ते क्या हुआ, इट अटैक्ड स्टीपन कार्ड, तो स्टीपन कार्ड जो उन्होंने पहले कैप्चर किया था, फिर रशिया के मदद से अर्मेनिया को वापस से मिल गया, नगोर्नो कराबख के लोग को वो रीजन फिर से मिल गया था। पर अब फिर से उसी शहर को अज़रबैजान ने अटैक किया, फोर्सिंग द सेपरेटिस्ट टू हैंड ओवर फुल कंट्रोल टू बाकू। बाकू क्या है, अज़रबैजान का कैपिटल है, ठीक है। तो जैसे कि हम कहते हैं ना, न्यू दिल्ली ने नेगोशिएशन स्टार्ट किया, मतलब इंडिया ने नेगोशिएशन स्टार्ट किया, वैसे ही यहाँ पे कंट्री का जब भी कैपिटल यूज़ होता है तो हम उस कंट्री को ही रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो बाकू क्या है, अज़रबैजान की कैपिटल है। तो इस बार क्या हुआ, इस बार जो अटैक हुआ ना, इतना भयानक अटैक हुआ कि पूरा का पूरा रीजन, जो सेपरेटिस्ट्स जो सपोर्ट करते थे नगोर्नो कराबख रीजन को, उनको पूरा हैंड ओवर करना पड़ा अज़रबैजान को, ठीक है। जो वहाँ के लोगों को सरेंडर करना पड़ा अज़रबैजान के सामने, फुल कंट्रोल मिल गया अब अज़रबैजान को। इन इफेक्ट, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, अज़रबैजान अचीव्ड इन अ डे, एक ही दिन में अज़रबैजान ने वो अचीव कर लिया विच इट हैड फेल्ड टू डू इन 3 डेकेड्स। तो जो 30, एक डेकेड का टाइम पीरियड कितना होता है, 10 ईयर्स, ठीक है। तो जो पिछले 30 सालों में से अज़रबैजान नहीं कर पा रहा था वो उसने एक ही दिन में कर लिया। 2 मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स सीम टू हैव हेल्प्ड बाकू, तो कैसे अज़रबैजान, यहाँ पे बाकू इज़ अज़रबैजान, तो अज़रबैजान ने ये कैसे हासिल कर दिया, 2 जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हुए थे। जियोपॉलिटिकल इज जो अलग अलग कंट्रीज से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, तो 2 ऐसी चीज़ें हुई थी जिससे अज़रबैजान को ये विक्ट्री मिली, उसने एक ही दिन में अचीव कर दिया। पहली चीज़, टर्की कीन टू प्ले अ बिगर रोल इन द काउकासस रीजन, द फॉर्मर पेरेफेरी ऑफ द ओटोमन तुर्क्स, तो पेरेफेरीज उनका रीजन था, ओटोमन तुर्क्स का रीजन होता था टर्की, तो उस टर्की ने एक बड़ा रोल प्ले किया और बड़ा रोल प्ले करता है काउकासस रीजन में, तो उसने सपोर्ट किया अज़रबैजान को, ठीक है। तो पावरफुल होगा उस रीजन में, टर्की पावरफुल होगा, तो उसने अज़रबैजान को सपोर्ट किया कि हाँ आप इन पे इन्वेड कीजिए, हम आपको मिलिट्री सपोर्ट देंगे, सब कुछ करेंगे, आप जाइए इन पे इन्वेड कीजिए। तो एक तो पहली बात ये हो गई, ठीक है। तो ओटोमन तुर्क्स आपको पता होगा, ये ओटोमन तुर्क्स कौन है, हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, उस पर हम डीपली नहीं जाएंगे। तो ओटोमन तुर्क्स तुर्की से आते थे, तो जस्ट एज एन एग्जांपल, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तुर्की के लिए, ठीक है। तो तुर्की ने हेल्प की अज़रबैजान को थ्रू इट्स वेट बिहाइंड अज़रबैजान, मतलब जो अपना पावर, वेट इज़ अपना पावर, अज़रबैजान को उन्होंने दे दिया सभी, मतलब पूरा सपोर्ट किया अज़रबैजान को विथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सपोर्ट। तो पॉलिटिकली भी और मिलिट्री सपोर्ट दिया, वेपन्स वगैरह दिए अज़रबैजान को तुर्की ने। दूसरी चीज़ क्या हुई, रशियाज़ यूक्रेन इन्वेजन, तो रशिया ने जो यूक्रेन पे इन्वेजन कर दिया है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, रशिया यूक्रेन का वार जो चल रहा है, उससे क्या होगा, विच टाइड द मॉस्को टू इट्स वेस्टर्न फ्रंट हैज़ लेड टू अ सब्सटैंशियल इरोजन ऑफ द रशियन पावर इन द काउकासस। तो हमें पता है ना, तो रशिया ने जो इन्वेड किया यूक्रेन पे, इससे वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन हो गया, अमेरिका हो गया, तो वो सारे कंट्रीज़ रशिया को इसलिए इससे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो रशिया भी कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है। तो इसके वजह से क्या हो गया, जो पावर था रशिया का काउकासस रीजन पे वो इरोड हो गया, इरोजन मीन्स ख़त्म हो गया, ठीक है। तो रशिया का जो पावर था उस रीजन में ख़त्म हो गया, तो इसीलिए वो आर्मेनिया की हेल्प नहीं कर पाया, और तुर्की ने अज़रबैजान को पूरा सपोर्ट किया, तो वो इस पर कंट्रोल कर लिया इन लोगों ने, ठीक है।
अर्मेनिया हैड ऑफन एक्सप्रेस डिसप्लेजर विथ रशियाज लैक ऑफ एक्शन। तो अर्मेनिया ने हमेशा अपना डिसप्लेजर मतलब नाखुशी जाहिर की है रशिया के खिलाफ कि रशिया तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, जब भी हम पे वार होता है आप सिर्फ नाम के लिए हमारे दोस्त हो, आप कुछ करते ही नहीं हो, ठीक है। मॉस्को डिड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा मॉस्को ने कुछ नहीं किया। किस चीज़ के अलावा? इशूइंग स्टेटमेंट्स व्हेन अजरबैजान ग्रेजुअली डिसमैंटल्ड द सीज फायर एग्रीमेंट। तो जब अजरबैजान ने डिसमैंटल इज अलग थलग कर देना, तो जब सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ दिया अजरबैजान ने, तब मॉस्को ने कुछ भी नहीं किया सिवाय स्टेटमेंट्स देने के बजाय, ठीक है। सिर्फ स्टेटमेंट्स ही देते रहा कि अजरबैजान ने ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, सो एंड सो, मतलब बातें ही करता रह गया रशिया। अर्मेनिया को कुछ भी उसने हेल्प नहीं किया, ठीक है। बाकू इज यहाँ पे अजरबैजान। तो अजरबैजान रियलाइज्ड दैट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन फेवर्ड इट। तो अब अजरबैजान को पता चल गया कि रशिया अब उतना पावरफुल रहा नहीं है, अब तुर्की मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो यही सही मौका है कि अब हमें नगोर्नो कराबख को अपने में कंट्रोल में ले लेना चाहिए। तो उसने उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया एंड देन मूव्ड टू टेक ओवर द एनक्लेव, और आगे बढ़ गया वो उस टेरिटरी को। एनक्लेव इज़ यहाँ पे नगोर्नो कराबख। तो इस टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लाने के लिए वो आगे बढ़ गया और उसने वो हासिल भी कर लिया, मौके पे चौका मार लिया अजरबैजान ने, ठीक है। इट इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज दैट नगोर्नो कराबख इज़ द पार्ट ऑफ अजरबैजान। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पहले अजरबैजान में ही होता था नगोर्नो कराबख, फिर वहाँ की कम्युनिटी ने रेफरेंडम पास किया और वहाँ से अलग हुए थे। पर ये तो पता ही है कि सबको पहले नगोर्नो कराबख अजरबैजान में ही रहता था, ये सबको पता है। बट देर इज़ हिस्ट्री ऑफ मिसट्रस्ट एंड वायलेंस। पर उस एरिया को लेके बहुत ही मिसट्रस्ट है, ठीक है, मतलब लोगों पे विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर, और वहाँ पे बहुत ही हिंसा होती है, ठीक है। अर्मेनियंस इन द रीजन हैविंग गॉन थ्रू अ जेनोसाइड। अर्मेनिया के जो लोग हैं मतलब जो नगोर्नो कराबख को सपोर्ट करते हैं, वो किस चीज़ से गुजरे हैं? हैविंग गॉन थ्रू मतलब किसी भी चीज़ से गुजरना। तो किस चीज़ से वो गुजरे हैं? जेनोसाइड इज़ मास किलिंग्स। बहुत सारे अर्मेनिया के लोग मारे गए हैं, बहुत सारे अजरबैजान के लोग मारे गए हैं, है ना। दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होता है तो बहुत सारे लोग मरते हैं। एंड सेवरल कॉन्फ्लिक्ट्स कई सारे बड़े बड़े झगड़े भी हुए हैं। हैव अ शार्प हिस्टोरिकल मेमोरी एंड रिमेन वैरी ऑफ एनी चेंज इन द स्टेटस क्यो। तो इसकी बहुत ही शार्प मेमोरी, शार्प इज़ बहुत ही ख़राब मेमोरीज़ हैं इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। जो भी ये वॉर होता है तो बहुत ही ख़राब मेमोरीज़ होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की मौत होती है। एंड रिमेन वैरी ऑफ एनी चेंज, और उससे क्या होता है, कोई बदलाव भी नहीं आता है उन दोनों के सिचुएशन में। जो स्टेटस को मतलब अब के जो करंट सिचुएशन है वो वैसी की वैसी ही रहती है, दोनों बस लड़ते ही रहते हैं। इतने लोग मारे जाते हैं फिर भी उसका कोई सल्यूशन नहीं निकलता है, अभी भी सिचुएशन वैसी की वैसी ही रहती है। अजरबैजान्स टेक ओवर हैज़ ट्रिगर्ड अ मैसिव रेफ्यूजी आउटफ्लो टू अर्मेनिया। तो अब अजरबैजान ने जब उस टेरिटरी पे नगोर्नो कराबख पे जब अपना फुल कंट्रोल स्टार्ट कर दिया है, तो अब वहाँ के लोग अर्मेनिया के तरफ जा रहे हैं, है ना। मैंने मैप में दिखाया था आपको, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जब अब अजरबैजान ने इन पे अटैक कर दिया तो यहाँ के जो लोग हैं ना वो यहाँ पे अर्मेनिया के दूसरे सिटीज़ पे जा रहे हैं रेफ्यूजी बन के। मतलब शायद अलग ही वो टेरिटरी था, अपना अलग ही वो चलाते थे, अब वो आर्मेनिया में भी जा रहे हैं, ठीक है। मतलब आर्मेनिया नाम के लिए इसे सपोर्ट करती थी, उनका शायद अलग ही टेरिटरी था, अलग ही अपना सब ये शासन चलाते थे। पर अब इस एरिया को छोड़ के ये बाकी हिस्सों में भी जा रहे हैं, तो इसलिए उन्हें रेफ्यूजी कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब बाकी के क्षेत्रों में भी लोग पलायन कर रहे हैं, ठीक है। There are already allegations that Baku is committing genocidal crimes. तो ये already अब allegations is इल्ज़ाम। बाकू इज़ अजरबैजान क्या कर रहा है? कमिट कर रहा है जेनोसाइडल क्राइम्स, लोगों को बहुत ज़्यादा मार रहा है अजरबैजान, वहाँ के सिटीजन्स को मार रहा है अजरबैजान। फॉर अजरबैजान दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू इंटीग्रेट नगोर्नो कराबख विदाउट फर्दर ब्लडशेड। तो अब अजरबैजान के लिए एक मौका है, अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए एक मौका है कि वो इंटीग्रेटिव मिला दे, नगोर्नो कराबख को अपने रीजन में मिला दे बिना किसी और आगे ब्लडशेड के। ब्लडशेड इज़ खून खराबा। अब बिना किसी और खून खराबे के लिए यही सही मौका है कि अजरबैजान अब अपने रीजन में मिला ले।
नगोर्नो कराबख को, बट फॉर दैट, पर उसके लिए बाकू यानी कि अज़रबैजान को क्या करना होगा, शुड एंश्योर द इक्वल राइट्स फॉर द अर्मेनियन पॉपुलेशन। अगर अज़रबैजान चाहता है कि नगोर्नो कराबख उनके कंट्री पे फिर से जुड़ जाए, तो अर्मेनिया की जो पॉपुलेशन थी, वहाँ की जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी, उसको इक्वल राइट्स देने होंगे। जो हक अज़रबैजान के लोगों को मिलता है वही हक इनको भी देना होगा, उस पे मिलाने के बाद, अपने कंट्री में मिलाने के बाद, एंड रिस्पेक्ट इट्स ऑटोनॉमी, और उसके फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट करना होगा, उन लोगों के फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट करना होगा। इफ़ नॉट, अगर ऐसा अज़रबैजान नहीं करता है तो अज़रबैजान कुड फेस प्रोलॉन्ग्ड लोकल रेजिस्टेंस। अगर ज़ोरी ज़बरदस्ती करके भी अगर अज़रबैजान ने अपने में मिला लिया, तो वहाँ के जो लोकल है ना, वो रेजिस्ट करेंगे, मानेंगे ही नहीं। वहाँ के अज़रबैजान की जो सरकार है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो मानेंगे ही नहीं, बिकॉज आपने बहुत ज़ोरी ज़बरदस्ती से इन्हें मिलाया है ना, तो वहाँ के लोग क्यों मानेंगे। तो ऐसे लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग्ड इज लंबे समय तक वहाँ के लोग उसका विरोध ही करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, विच कुड नॉट ओनली डिनाई इट क्लीन विक्ट्री, तो उससे सीधी सीधी से जो अज़रबैजान को फिर भी जीत नहीं मिलेगी। ठीक है, आपने ज़बरदस्ती से तो अपने हिस्से में ले लिया, पर उसे हम एक जीत नहीं कह पाएंगे, बिकॉज वहाँ के लोग आपसे खुश नहीं हैं, तो वो आपके लिए एक अच्छी जीत नहीं कहलाएगी। बट ऑल्सो टर्न इट्स क्वेस्ट चीज़, किसी भी चीज़ के लिए आप सर्च करते हो, ठीक है, वो आपकी जो ललक होती है, तो अज़रबैजान की जो ललक होती है टू कंट्रोल द टेरिटरी, वो एक अगली मूव ले लेगी। ठीक है, मतलब एक बहुत ही ख़राब मोड पे चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो जो आपकी वो ललक है ना कि हम नगोर्नो कराबख को कंट्रोल कर दे, वो एक बहुत ही अलग डायरेक्शन पे चले जाएगी, बहुत खून खराब हो जाएगा। ठीक है, और फिर पूरा वर्ल्ड आपको क्रिटिसाइज़ करेगा, तो अलग ही डायरेक्शन पे वो इशू चला जाएगा अगर आप सही से नहीं करते हो तो। ठीक है, सो एनालिटिकल इज़ द टोन ऑफ द टुडेज़ आर्टिकल, तो पूरा एनालाइज किया गया है अज़रबैजान और अर्मेनिया का जो सिचुएशन है। ठीक है, सो एनालिटिकल इज़ द टोन ऑफ द टुडेज़ आर्टिकल। अब मैं इस आर्टिकल को ब्रीफ कर देता हूँ, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक्सपर्टीज़ ओवर पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक्सपर्टीज़ दिखानी चाहिए, ना कि वहाँ पे पॉलिटिक्स करना चाहिए। कर्नाटका और तमिलनाडु का जो इशू है द कावेरी वाटर डिस्प्यूट के ऊपर, गवर्नमेंट को अपनी एक्सपर्टीज़ मतलब सॉल्यूशंस देने चाहिए, ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स करनी चाहिए। लिटिगेशन इस केस, तो जो केस चल रहा है ओवर वाटर, पानी के ऊपर जो केस चल रहा है कावेरी के, अवॉइडेड, ये इसको हम अवॉइड कर सकते हैं इस केस को, ओनली विद द फिक्स्ड डिस्ट्रेस शेयरिंग नॉर्म्स। डिस्ट्रेस जो मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जब भी प्रॉब्लम आता है कावेरी को लेके, अगर फिक्स्ड शेयरिंग नॉर्म्स हैं कि हाँ अगर बारिश कम होती है तो हम इतना पानी कर्नाटक से तमिलनाडु जाएगा, अगर बारिश ज़्यादा होती है तो इतना जाएगा, और ऐसे फिक्स नॉर्म्स हैं, तो हम इस केस कोर्ट कचहरी से बच सकते हैं, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। ठीक है, इन डिक्लाइनिंग to interfere with the order of the Karnataka Water Management Authority CWMA directing Karnataka to release 5,000 cubic feet of water per second to Tamil Nadu until 27 September, the Supreme Court has rightly chosen to defer to the wisdom of an expert body that is better placed to the apportion the available water in the rainfall deficit year। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है कि हम आपके बीच में नहीं आएंगे, और इस ऑर्डर को बरकरार रखा है कि हाँ जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट ने कहा है कर्नाटक को रिलीज़ करने के लिए इतना पानी उसे रिलीज़ करना ही होगा तमिलनाडु को 27 सितंबर तक। सुप्रीम कोर्ट ने सही ही किया है कि उसने अपने आप को अलग रखा है, डिफर मतलब अलग रखा है। किस चीज़ से अलग रखा है, फ्रीडम को, टू द विजडम। तो जो ये फ्रीडम है ना इस CWMA अथॉरिटी का, कि वो ही इस डिस्प्यूट को चलाएगी। ठीक है, जो भी डिसीजन होगा वो यही अथॉरिटी लेगी। तो इस अथॉरिटी के फ्रीडम को हनन न करते हुए खुद को इससे अलग रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऑथर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सही ही किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद को इससे अलग कर दिया है। तो ये जो रेनफॉल डेफिसिट ईयर है ना, इस साल रेनफॉल डेफिसिट, इस साल कम बारिश हुई है, तो इस मुद्दे पे ठीक है, तो कावेरी का जो वाटर है ना, वो कर्नाटका और तमिलनाडु का इशू चलता ही रहता, तो उसके लिए इस बॉडी का गठन किया गया था CWMA का, ताकि इशू सॉल्व किया जाए। तो जो भी डिसीजन ये अथॉरिटी कहेगी वो मानना ही होगा,
पर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में ऐसी सिचुएशंस आ गई थी कि वो इस अथॉरिटी के डिसीजन को नहीं मान रहे थे, है ना। तो कर्नाटका पानी रिलीज़ नहीं कर पा रहा था बिकॉज़ उनके वहाँ पे भी बारिश कम हुई है। तो कर्नाटका कह रहा था कि हम नहीं दे पाएंगे, और CWE ने ऑर्डर दिया था कि कर्नाटका को 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी भेजना ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा कि हम इस पे और ज़्यादा सुनवाई नहीं की करेंगे, जैसा इस अथॉरिटी ने कहा है आपको वैसा करना ही होगा, ठीक है। कर्नाटका हैड अप्रोच्ड द अपेक्स कोर्ट। अपेक्स कोर्ट इज, अपेक्स कोई भी चीज़ अगर अपेक्स होती है तो वो हाईएस्ट होती है, ठीक है। अपेक्स अथॉरिटी, अपेक्स कोर्ट, तो हमारा हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट को कर्नाटका ने अप्रोच किया था अगेंस्ट द ऑर्डर, तो जो ये ऑर्डर दिया था ना CWMA ने कि आपको इतना पानी छोड़ना है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ ऑर्डर अपील की थी कर्नाटका ने, कंटेंडिंग इज न मानना। तो वो कह रहा था कि हम नहीं दे सकते हैं, एज इट वॉज सफरिंग फ्रॉम अ शॉर्टफॉल ओवर 53% इन द इनफ्लोज। तो 53% पानी कम आया है कावेरी नदी में, इसलिए कर्नाटका कह रहा था कि हम पानी नहीं दे सकते, है ना। 53 देखो, आधे से भी ज़्यादा पानी नहीं आया है कर्नाटका को। तो वो देखो यार, खुद के नीड्स को अपने पूरा करेंगे या फिर तमिलनाडु को देंगे। अगर देखो वहाँ पे पानी दे दिया ना, तो ना ही ये लोग सही, कर्नाटका के लोग सही से रह पाएंगे, और इतने कम पानी में ना ही तमिलनाडु के लोग रह पाएंगे। इससे बेटर एक स्टेट तो रह ले सही से, है ना। पर इस अथॉरिटी ने कहा है कि नहीं, आपको पानी देना ही होगा। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और कर्नाटका ने कहा कि इतनी बारिश कम हुई है इनटू इट्स रिजर्वियर्स। रिजर्वियर्स जो उनके डैम्स वगैरह होते हैं, हम उसे रिजर्वेयर कहते हैं। तो इस साल इतना पानी कम आया है, तो हम कैसे छोड़ेंगे? फॉलोइंग अ वीक साउथ वेस्ट मानसून, वीक मतलब बहुत ही कमज़ोर रहा था इस बार मानसून, एंड वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू रिलीज़ इतना पानी। और 15 और दिनों के लिए हम नहीं छोड़ सकते, मतलब कुछ दिनों के लिए छोड़ा था, और 15 दिनों के लिए हम नहीं छोड़ सकते हैं पानी। टू इट्स क्रेडिट द अपर राइपेरियन स्टेट, अपर राइपेरियन स्टेट कौन सा हो गया? कर्नाटका, ठीक है। ये आपका साउथ इंडिया का रीजन है, यहाँ पे कर्नाटका है और यहाँ पे तमिलनाडु है, ठीक है। तो अपर राइपेरियन, राइपेरियन इज जो नदी के किनारे जो स्टेट है, तो यहाँ से कहीं पे कावेरी फ्लो होती है, और ऐसे जाके तमिलनाडु से होके वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कर्नाटका का रीजन है, तो ये अपर स्टेट हो गया, अपर राइपेरियन, और ये लोअर राइपेरियन स्टेट हो गया। तो अपर राइपेरियन स्टेट कह के वो किसे रेफ़र कर रहे हैं? कर्नाटका को रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्नाटका ने क्या कहा था? हैज़ बिन कंप्लाइंग विद द CWMA's ऑर्डर अमिड प्रेशर्स एंड प्रोटेस्ट फ्रॉम सम पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑर्गेनाइजेशन। तो CWA का जो ऑर्डर था कर्नाटका मान रहा था, वो पानी छोड़ रहा था, ठीक है। पर उसने कहा कि और 15 दिनों के लिए हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। अर्लियर तमिलनाडु हैड अप्रोच्ड द कोर्ट इन मिड अगस्त में तमिलनाडु ने भी फिर कोर्ट को अप्रोच किया टू सीक डायरेक्शंस फॉर वाटर रिलीज फ्रॉम कर्नाटका रिजर्वियर्स। तो कर्नाटका के जो डैम्स हैं वहाँ से पानी छोड़ने के लिए तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था कि आप कर्नाटका को कहिए कि वो हमें पानी छोड़े, सो दैट द क्वांटम स्टिपुलेटेड, क्वांटम इज क्वांटिटी, क्वांटिटी जितना स्टिपुलेट मतलब जितना एग्री किया गया था फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द अगस्त एंड होल ऑफ सितंबर कुड बी रियलाइज। तो जितना अग्री किया गया था अगस्त के लिए, सेकेंड हाफ ऑफ द अगस्त, और पूरे सितंबर के लिए जितना कहा गया था उतना छोड़ा जाए पानी। CWMA ने जितना कहा था उतना छोड़ा जाए, पर कर्नाटका मान नहीं रहा था, इसलिए तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि आप उन्हें कहिए कि जितना माना गया था पानी उतना छोड़ा जाए हमें। द कोर्ट हैज़ देन सॉट इज़ मांगना, तो कोर्ट ने फिर रिपोर्ट मांगी, विच हैज़ स्पेल्ट आउट इज़ डिटेल्स देना। तो डिटेल दी, फिर उसने CWMA ने डिटेल दी सुप्रीम कोर्ट को। द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रेस दिस ईयर, डिस्ट्रेसिस कितने सारे प्रॉब्लम्स इस साल चल रहे हैं, है ना। मॉनसून कम आ रहा है, वीक रहा मॉनसून, अल नीनो इफेक्ट रहा, तो वो सभी CWMA ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि कर्नाटका में भी पानी कम ही है, ठीक है। द 15-day पीरियड फॉर विच द करंट CWMA ऑर्डर इज अप्लीकेबल एंड्स ऑन September 27। तो और जो 15 दिनों के लिए कहा गया था ना, वो पीरियड 27 सितंबर को ख़त्म होगा। एंड द अथॉरिटीज़ असिस्टिंग बॉडी, तो अथॉरिटीज़ जो ये CWMA की असिस्टिंग बॉडी है, मतलब जो उसको सपोर्ट करती है, ठीक है, उसका ही जो एक सब पार्ट है, उस बॉडी का नाम क्या है? कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, दैट इज
RC इज शेड्यूल्ड टू मीट ऑन September 26, मतलब आज ही के दिन उनकी मीटिंग थी, टू कंसिडर द सिचुएशन अफ्रेश। तो अभी की क्या सिचुएशन है उसको कंसिडर करने के लिए फिर से इनकी एक मीटिंग थी। द डिस्प्यूट हैज़ सरफेस्ड आफ्टर फ्यू ईयर्स, तो कुछ साल पहले भी इनके बीच में ये इशू हुआ था जब बारिश कम हुई थी। अब फिर से ये इशू सरफेस हुआ है, मतलब ऊपर आया है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर सरफेस होती है तो ऊपर आई है, यहाँ पे ऊपर आई है मतलब फिर से ये इशू सामने आया है इनके। ठीक है, वंस अगेन हाईलाइटिंग द फैक्ट दैट द पार्टीज नीड अ रेगुलर फॉर्मूला। तो ये किस बात को अब ये इशू हाईलाइट कर रहा है कि दोनों यहाँ पे पार्टीज कौन हो गए, तमिलनाडु और कर्नाटका, इन दोनों ही स्टेट्स को एक फॉर्मूला मतलब एक फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स रहने चाहिए टू शेयर द शॉर्टफॉल डिस्ट्रेस, टू शेयर द शॉर्टफॉल मतलब जब बारिश कम होगी एंड तो ऐसे समय पे क्या कितना पानी छोड़ना चाहिए वो इन लोगों को फिक्स करना चाहिए कि अगर 10% बारिश कम होती है तो इतना पानी छोड़ा जाएगा, 20% कम होगी तो इतना छोड़ा जाएगा पानी, है ना। उसके प्रपोर्शन में ही पानी छोड़ना होगा ना। कम बारिश होगी तो कम ही पानी छोड़ा जाएगा, है ना। ऐसे थोड़ी ना होगा कि कम बारिश होगी फिर भी जितना कहा गया था उतना छोड़ा जाएगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। इनकी भी बात सही है। तो ऐसा एक फॉर्मूला होना चाहिए व्हेन द मानसून फेल्स। तो जब मानसून फेल होगा ऐसा आप एक फॉर्मूला बना लो, ऐसा ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन ईयर्स ऑफ अबंडेंस, और जब ज़्यादा बारिश होती है देयर इज़ लिटिल डिफ़िकल्टी, तब कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है कर्नाटका को पानी छोड़ने में, इन कंप्लायंस विद द फाइनल अवार्ड ऑफ द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने कह दिया था कि आपको कर्नाटका चाहे कुछ भी हो हर साल इतना पानी ही छोड़ना ही होगा। तो उस ऑर्डर मॉडिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2018, तो 2018 में इस ट्राइब्यूनल ने कह दिया था कि आपको इतना पानी छोड़ना ही होगा तमिलनाडु को। तो जब ज़्यादा अबंडेंसी ज़्यादा, तो जब ज़्यादा बारिश होती है तब कर्नाटका को कोई इशू नहीं होता है, वो पानी छोड़ देता है। पर जब बारिश कम होती है ना कर्नाटका में ही, तब उनको इश्यूज़ होते हैं कि पानी कैसे छोड़ा जाए। ठीक है, इट इज़ वेल नोन दैट मच ऑफ दिस रिलीज इज़ द नेचुरल डाउनस्ट्रीम फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल फ्रॉम ब्रिमिंग रिजर्वेयर्स। तो पानी छोड़ देता है कर्नाटका ताकि वहाँ पे फ्लड ना आ जाए, है ना। पानी नीचे की तरफ छोड़ देता है कर्नाटका, तमिलनाडु की तरफ पानी छोड़ देता है जब ज़्यादा बारिश होती है ताकि बाढ़ वाढ़ ना आ जाए। पर जब बारिश कम होती है, इट इज़ ओनली ड्यूरिंग डेफिसिट ईयर्स, मतलब डेफिसिट इज जब बारिश कम होती है, द स्टेट्स इन्वॉल्व फील दैट द कोर्ट विल पास अ फेवरेबल ऑर्डर इवन इफ द CMA डज नॉट। तो ऐसा हम दोनों ही स्टेट्स को लगता है कि कोर्ट हमारे फेवर में ऑर्डर पास करेगी, चाहे ये जो अथॉरिटी है वो हमारे फेवर में करे ना करे, पर सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में ज़रूर ऑर्डर पास करेगी। दोनों ही स्टेट्स को ऐसा लगता है। ठीक है, the CWMA adjudication and seasonal litigation should not become the norm. This kind of this kind of yearly education, yearly मतलब हर साल जब बारिश कम होती है आप हर साल कोर्ट आ जाते हो, हर साल केस चला देते हो, ये एक नॉर्म नहीं बनना चाहिए। मतलब दोनों ही स्टेट्स ना आपके लिए आदत नहीं बनना चाहिए कि हाँ बारिश कम हो गई हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट हर साल ऑर्डर देगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको खुद से इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहिए, ऑथर कहते हैं। ठीक है, द CWMA शुड यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू कम अप विद द परमानेंट फार्मूला। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए CWMA को एक परमानेंट फार्मूला बना लेना चाहिए ऑन हाउ टू असेस द डेफिसिट इन अ गिवन ईयर। असेस इज आकलन करना कि डेफिसिट कितना बारिश कम हुई है, उस चीज़ को आकलन करने के लिए एक फार्मूला बना लेना चाहिए CWMA को, है ना। देखो आपको अथॉरिटी दी गई है तो आप उसका यूटिलाइज़ कीजिए ना। आपको अथॉरिटी को क्यों बनाए हैं, ताकि आप इश्यूज़ को सॉल्व कीजिए। आप ऐसे कुछ बना ही नहीं रहे हो स्टैंडर्ड फार्मूलाज, स्टैंडर्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस, तो आपको रख के क्या फ़ायदा, है ना। वही ऑथर कह रहे हैं कि आप बनाइए। इवन ऑन द मैनर ऑफ असेसमेंट ऑफ डेफिसिट्स की, तो किस तरीके से हम और किस चीज़ को उन्हें फार्मूला बनाना चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया कि कितनी कमी हुई, उस कितनी कमी को हम कैसे आकलन करेंगे, उसका मेथड क्या होगा, उसको भी आपको बनाना चाहिए। ठीक है, द टू स्टेट्स हैव डाइवर्जेंट व्यूज़, तो किस मेथड से डेफिसिट को हम असेस करेंगे उसके ऊपर भी इन दोनों स्टेट्स के अलग अलग व्यूज़ हैं। डाइवर्जेंट इज़ अलग अलग, तो कोई भी चीज़ अगर डाइवर्जेंट होती है तो अलग अलग होती है, और कोई भी चीज़ अगर कॉन्वर्जेंट होती है तो वो एक जगह पे आके मिलती हैं। ठीक है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कॉन्वर्जेंट लाइंस जो कि एक जगह पे आके मिलती हैं, डाइवर्जेंट लाइंस जो कि अलग अलग पॉइंट पे जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंट व्यूज़ अलग अलग व्यूज़ हैं
मेथड को लेके भी दोनों ही स्टेट्स के, ठीक है। इट इज़ नाउ अप टू CWMA एंड द CWRC इन गैदरिंग द डेटा ऑन रेनफॉल। अब सब कुछ इनके ऊपर ही डिपेंड है कि वो कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्या इन्फ्लोज है, क्या शॉर्टेज है, टू इवॉल्व अ एक्सेप्टेबल फार्मूला टू अपॉर्प्रेशन। अपॉर्प्रेशन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है पानी को इन द शॉर्टफॉल इन एन इक्विटेबल वे। तो जो भी ये बारिश कम हुई है उसको इक्विटेबल वे में कैसे देना है दोनों ही स्टेट्स को इक्वली, ये अब इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, कि ये कैसा डेटा को कलेक्ट करते हैं ये दोनों अथॉरिटीज़। इट इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल इज हम इसको प्रोटेक्ट, हम इससे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर अनअवॉइडेबल है, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो वो इनएविटेबल है। तो किस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि नाइदर स्टेट, मतलब दोनों ही स्टेट्स विल बी सेटिस्फाइड विद द क्वांटम ऑफ रिलीज ऑर्डर बाय द CWMA। चाहे CWMA कोई भी फॉर्मूला लगा ले, कोई ना, दोनों ही स्टेट्स उससे नाखुश रहेंगे, ठीक है। कर्नाटका कहेगा कि हमें कम मिला है, तमिलनाडु कहेगा कि हमें कम मिला है, तो दोनों स्टेट्स तो खुश रहने वाले हैं ही नहीं, चाहे CWMA कुछ भी ऑर्डर दे दे। बट इट हैज़ दिस पॉइंट दैट पॉलिटिक्स शुड नॉट यील्ड टू डोमेन एक्सपर्टाइज। डोमेन इज, पर इस आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा कि पॉलिटिक्स ना डोमेन नहीं कर पाए, डोमेन इज रूल कर पाए। तो पॉलिटिक्स को रूल नहीं करना चाहिए एक्सपर्टीज़ पे, मतलब आप अपने एक्सपर्टीज़ को लाइए, अच्छे से बैठ के चीज़ों को शांति से सॉल्व कीजिए, ना कि पॉलिटिक्स से, ठीक है। मतलब पॉलिटिक्स हावी नहीं होनी चाहिए आपके एक्सपर्टीज़ पे, ठीक है। शांति से बैठिए, मसले को सुलझाइए, फॉर्मूला लाइए और इशू को सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन। होप यू हैव लाइक्ड इट। मैंने दोनों ही आर्टिकल्स को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की, बिकॉज बोथ द आर्टिकल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से डिटेल तरीके में समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सेशन लॉन्ग हो गया, 46 मिनट्स हो गए हैं, तो बट हाँ, टाइम को देखने के चक्कर में हम अपने एक्सप्लेनेशन पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं ना। आपको अच्छे से चीज़ों को समझ में आना चाहिए, चले 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ही क्यों ना जाए, ठीक है। इसलिए मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप वो भी पूछ सकते हो, एंड इस सेशन को शेयर करना ना भूलिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।